नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज की दिन भर की टॉप हेडलाइन। गाजियाबाद में सड़क पर नमाज, जुम्मा की नमाज में मस्जिद में जगह कम पड़ गई। वीडियो सामने आने पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग का संरक्षण जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सभी पक्षों से 3 हफ्ते में मांगा हलफनामा। उन्नाव में छात्रा के पोस्टमार्टम में दुष्कर्म की पुष्टि। प्राइवेट पार्ट में चोट, घर के आंगन में पड़ा मिला था शव। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सड़क पर नमाज पढ़ने का ताजा मामला गाजियाबाद में सामने आया है। टीला मोड़ इलाके में सड़क पर नमाज पढ़ी गई। फोटो और वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने खुद इस मामले में केस दर्ज किया है। फिलहाल ये नहीं पता चला है कि नमाज पढ़ने वाले लोग कौन थे, उनकी पहचान की जा रही है। ये पूरा वाकया शुक्रवार का बताया जा रहा है। जुमा की नमाज की वजह से टीला मोड़ इलाके की मस्जिद में लोग इकट्ठा हो गए थे। बताया जा रहा है कि गरिमा गार्डन में रहने वाली मुजम्मिल की पत्नी का इंतकाल हो गया था। उनकी गमी की वजह से भी दूसरे इलाकों के लोग इकट्ठा हुए थे। इसकी वजह से मस्जिद में जगह कम लगने लगी। लोगों ने बाहर सड़क पर दरिया बिछा दी, नमाज पढ़ी जाने लगी। इसी दौरान वहां रहने वाले एक शख्स ने इसका वीडियो बनाया, उसको ट्विटर पर वायरल कर दिया, क्योंकि इस दौरान आने जाने वाले को भारी दिक्कत उठानी पड़ रही थी। पुलिस ने मस्जिद प्रबंधन से पूछा है, बाहर क्यों नमाज पढ़ी गई। पुलिस ने मस्जिद प्रबंधन से बात की है तो उन्होंने अपना पक्ष दिया कि जुमा होने की वजह से मस्जिद में जगह कम थी, इसलिए कुछ लोग को सड़क पर बैठकर नमाज अदा करनी पड़ी। वजह बताई गई कि इलाके में एक महिला की मौत हो गई थी। उसकी गमी में हापुड़ के पिलखुआ से कुछ रिश्तेदार आए थे। भीड़ के कारण गरिमा गार्डन की एक मस्जिद के बाहर सड़क पर नमाज पड़ी गई। 8 दिन पहले भी खोड़ा इलाके में सड़क पर नमाज पढ़ी गई थी। बीते 4 नवंबर को भी खोड़ा इलाके में एक ऐसा ही मामला सामने आया था। कुछ लोगों ने सड़क पर बैठकर नमाज अदा की थी। पुलिस ने इस मामले में मस्जिद के इमाम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के स्पष्ट आदेश है कि नमाज मस्जिदों के अंदर पढ़ी जाए, सड़क बाधित न की जाए। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज विवाद में भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। नमाज पढ़ने वाले 8 लड़के पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। वे पहले फर्स्ट फ्लोर पर ही नमाज पढ़ना चाहते थे, चप्पल उतारी और जमीन पर भी बैठे, लेकिन गार्ड ने उन्हें टोक दिया। इसके बाद वो 3rd फ्लोर पर पहुंचे और वहां कम भीड़ देखकर नमाज पढ़ी। लखनऊ के लुलु मॉल में एक बार फिर नमाज पढ़ी गई। इस बार एक महिला ने पब्लिक प्लेस पर नमाज पढ़ी है। इसका वीडियो सामने आया है। 43 सेकंड के वीडियो में नजर आ रहा है कि 5-6 मुस्लिम महिलाएं और 1-2 बच्चे खड़े हैं। कुछ युवक भी है। एक महिला जमीन पर बुर्खा पहने हुए बैठी है और नमाज पढ़ रही है। इस बीच कोई चुपके से वीडियो बनाता है और वॉशरूम की ओर निकल जाता है। यह वीडियो मॉल के ग्राउंड फ्लोर का बताया जा रहा है। कुशीनगर के खड्डा रेलवे स्टेशन पर खड़ी सत्याग्रह एक्सप्रेस में नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि 4 लोगों ने स्लीपर कोच के गलियारे में चादर बिछा रखी है, उस पर बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं। वहीं एक व्यक्ति लोअर बर्थ पर बैठा हुआ है। वह आने जाने वाले यात्री को रोक रहा है, कह रहा है कि रुक जाओ, अभी थोड़ी देर बाद जाना, नमाज चल रही है। इस दौरान कई यात्री कतार के उस पार खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये घटना गुरुवार की है। वाराणसी के ज्ञानवापी को लेकर शुक्रवार को अलग अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला अदालत में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अलग आदेश तक कथित शिवलिंग का संरक्षण जारी रखने का आदेश दिया है, यानी शिवलिंग को सुरक्षित रखा जाएगा। कोर्ट ने कहा कि शिवलिंग को कोई छुएगा तक नहीं। कोर्ट ने इससे पहले 12 नवंबर तक वजू खाने के संरक्षण का आदेश दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ज्ञानवापी परिसर के
ESI सर्वे कराने की मांग पर अब 28 नवंबर को सुनवाई करेगा। वहीं श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी की जिला कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 5 दिसंबर तय की है। ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में 16 मई को कोर्ट कमीशन के सर्वे के दौरान एक संरचना मिली थी। हिंदू पक्ष ने इसे शिवलिंग तो मुस्लिम पक्ष ने फव्वारा बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस संरचना को संरक्षण करने का आदेश जारी किया था। यह आदेश 12 नवंबर तक के लिए था। हिंदू पक्ष ने 12 नवंबर से पहले इसके संरक्षण की समय सीमा बढ़ाने के लिए याचिका दाखिल की थी। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन की याचिका पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने बेंच बनाकर इस मामले की सुनवाई करने का आदेश दिया था। ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कराए जाने के मामले पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई जस्टिस प्रकाश पांडे की सिंगल बेंच में हुई। ज्ञानवापी परिसर का ASI से सर्वेक्षण कराने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई है। सुनवाई की अगली डेट 28 नवंबर को दी गई है। ASI ने इससे पहले की सुनवाई पर अपना हलफनामा दायर किया था। हाई कोर्ट में 31 अक्टूबर को हुई पिछली सुनवाई पर दायर अपने हलफनामे में ASI ने कहा था कि अगर कोर्ट आदेश देगी तो वह ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण करके सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करेगी। आपको बता दें कि ASI से सर्वे के फैसले को इंतजामिया मस्जिद कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी है। ज्ञानवापी और मां श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई जिला जज डॉक्टर अजय कृष्णा विश्वेश की अदालत में हुई। हिंदू पक्ष ने मांग की थी कि ज्ञानवापी परिसर में एडवोकेट कमिश्नर की कमीशन की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। इस पर मुस्लिम पक्ष की ओर से आपत्ति दाखिल की जा चुकी है। हिंदू पक्ष की ओर से प्रति आपत्ति दाखिल करने के लिए अदालत ने 11 नवंबर की तिथि तय की गई थी। यह मुकदमा पिछले साल वाराणसी की सिविल कोर्ट में राखी सिंह, सीता साहू, रेखा पाठक, मंजू व्यास और लक्ष्मी देवी की ओर से दाखिल किया गया था। कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा जारी एक डायरेक्शन का हवाला देते हुए सुनवाई नहीं की। कहा कि मां श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई अब 5 दिसंबर को होगी। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती सहित अन्य के बाद के मामले में सुनवाई की अलग तारीख 18 नवंबर फिक्स की गई है। कोर्ट की पीठाधीश अधिकारी सिविल जज सीनियर डिवीजन कुमुदलता त्रिपाठी के अवकाश पर रहने के कारण आज सुनवाई टल गई है। इस वाद में कहा गया है कि मां श्रृंगार गौरी प्रकरण में सिविल जज यानी कि सीनियर डिवीजन के आदेश पर हुई कमीशन की कार्रवाई के दौरान मिले शिवलिंग की पूजा, आरती और राग भोग की व्यवस्था जिला प्रशासन को करानी चाहिए थी, मगर प्रशासन ने ऐसा नहीं किया है और न किसी सनातन धर्मी को इसके संबंध में नियुक्त किया है। कानूनन देवता की परिस्थिति एक जीवित बच्चे के समान होती है जिसे अन्न जल आदि नहीं देना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार का उल्लंघन है। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की उम्र का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग नहीं होगी। वाराणसी कोर्ट ने इससे छेड़छाड़ करने से मना कर दिया है। हिंदू पक्ष अब इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगा। दरअसल 4 हिंदू महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में मिली शिवलिंग जैसी संरचना की वैज्ञानिक जांच कराने की मांग की थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से यह जांच कराने की मांग थी। वाराणसी जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने यह याचिका खारिज कर दी थी। वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर मां श्रृंगार गौरी की पूजा की याचिका की सुनवाई को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने इस याचिका को चुनौती देने वाली अंजुमन इस्लामिया मस्जिद कमेटी की चुनौती को खारिज कर दिया। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का यह विवाद सदियों पुराना है। 213 साल पहले इस विवाद को लेकर पहली बार दंगे हुए थे। कई लोगों का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद को औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर तुड़वाकर बनाया था। मंदिर मस्जिद का ये विवाद वर्षों पुराना है और इसे लेकर 213 साल पहले दंगे भी हुए थे। आजादी के बाद इस मुद्दे को लेकर कोई दंगा नहीं हुआ। ज्ञानवापी को हटाकर उसकी जमीन काशी विश्वनाथ मंदिर को सौंपने को लेकर दायर पहली याचिका अयोध्या में राम मंदिर मुद्दा गरमाने के बाद 1991 में दाखिल हुई थी। आखिर क्या है ज्ञानवापी मस्जिद का इतिहास, मान्यता है और काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर इससे जुड़ा विवाद क्या है?
वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि अब मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्मभूमि के परिसर में स्थित मस्जिद के भी सर्वे कराए जाने की याचिका अदालत पहुंच गई है। उधर ताजमहल के भी शिव मंदिर तेजो महालय होने के दावे को लेकर याचिका दायर की गई है। इस बीच हिंदू संगठनों ने कुछ कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में कुतुब मीनार के पास हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए इसका नाम बदलकर विष्णु स्तंभ किए जाने की मांग भी की है। उन्नाव में सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली बीएससी की द्वितीय वर्षीय छात्रा की बीते दिन घर के आंगन में अर्धनग्न अवस्था में शव मिलने के बाद भारी हड़कंप मच गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। आज दोपहर बाद डॉक्टर के पैनल टीम ने छात्रों के शव का पीएम को हैवानियत के साथ दुष्कर्म करने के साथ ही प्राइवेट पार्ट में चोट के निशान मिले। परिजनों के हंगामे के बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए भेजा गया। सदर कोतवाली क्षेत्र में बीते गुरुवार की देर शाम एक घर में छात्रा का शव मिलने के बाद भारी हड़कंप मच गया था। परिजनों ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर हत्या और दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। आज जिला अस्पताल के 3 डॉक्टरों के पैनल टीम ने पोस्टमार्टम किया है तो दुष्कर्म के साथ प्राइवेट पार्ट में गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं। पुलिस ने परिजनों को शव सौंपा तो शव उठाकर पोस्टमार्टम हाउस के बाहर रखकर वो लोग हंगामा करने लगे। इस दौरान शहर में जाम की स्थिति बन गई। पहुंचे अफसरों ने किसी तरह परिजनों को समझाया। बीएससी की छात्रा के दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में पोस्टमार्टम हाउस पहुंची मां ने बताया कि बलात्कार की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आज भी बहन बेटियों के साथ ऐसी घटनाएं हो रही है। मेरी बेटी के साथ भी यह घटना हुई है। घटना में शामिल हत्यारों को फांसी की सजा होनी चाहिए। पुलिस जल्द से जल्द इसे गिरफ्तार करे। उधर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के पैनल का गठन किया गया था, जिसमें महिला और पुरुष डॉक्टरों के पैनल और वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम करवाया गया था। डॉक्टरों के पैनल में सर्जन डॉक्टर संजय वर्मा, अमित श्रीवास्तव और महिला डॉक्टर अर्चना वर्मा मौजूद रही। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्राइवेट वार्ड में अधिक रक्तस्राव होने पर मौत होने की पुष्टि हुई है। दुष्कर्म की जांच के लिए डॉक्टरों से स्लाइड बनवाई गई है। गुरुवार की देर शाम छात्रा की हत्या के बाद घर में शव मिलने के बाद पुलिस महकमे में भारी हड़कंप मच गया था। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया था, लेकिन दूसरे दिन शुक्रवार दोपहर 2 बजे तक पंचायतनामा के कागजात तैयार करने में पुलिस लापरवाही करती रही, जिससे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया देरी से शुरू हुई और मौजूद परिजनों का पोस्टमार्टम हाउस में रो रो कर बुरा हाल था। परिजनों की तहरीर पर सदर कोतवाली में हत्या और दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद स्थानीय पुलिस और स्वाट टीम सीडीआर के आधार पर कई नंबरों को रडार कर पर लिया है। संपर्क में आने वाले लोगों की कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। संदिग्ध 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ भी की है। पुलिस विभाग के सूत्रों की माने तो छात्रा की हत्या में प्रेम प्रसंग के एंगल पर पुलिस की टीम जांच पड़ताल कर रही है। छात्रा के मोबाइल में ऐसे कई नंबर मिले हैं जिनको उनके परिवारजन नहीं जानते हैं। ऐसे में घटना का खुलासा चौंकाने वाला हो सकता है। छात्रा के पिता ने सदर कोतवाली में सुजीत और कुंवारा को नामजद करते हुए मुकदमा पंजीकृत कराया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आईपीसी 302, 376 ए और 34 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द घटना का खुलासा हो जाएगा। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। चंद्रू, कहाँ ले जा रहा मुझे? किराया पूछा? उबर ऑटो है मैम, किराया सही है। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। किराए पर नोक झोंक छोड़ो, उबर ऑटो से बस सोचो और चल पड़ो। उबर, बस सोचो और चल पड़ो।
विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। बिकरू हत्याकांड में सह अभियुक्त बनाई गई खुशी दुबे की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अभियोग पक्ष ने अदालत से सबूत पेश करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की है, जिसका बचाव पक्ष भी विरोध किया। इसको लेकर बचाव पक्ष में कई तरह के तर्क भी दिए। खुशी के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि जमानत पर सुनवाई टल गई है, सबूत पेश करने को समय मांगा गया है। शुक्रवार को खुशी दुबे की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले होने की उम्मीद थी। खुशी के एडवोकेट दीपक बाजपेयी ने बताया कि अभियोग पक्ष ने किन्हें करीब 1 महीने का समय मांगा है। बचाव पक्ष से विवेक तनखा और उनके जूनियर वकील ने दलीलें प्रस्तुत की। एडवोकेट शिवाकांत के अनुसार दिसंबर में सुनवाई संभव है। खुशी दुबे की जमानत का मामला लगभग 1 साल से लंबित है। मामले की सुनवाई कोर्ट नंबर 3 न्यायमूर्ति रामास्वामी और न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर की कोर्ट में चल रही है। दरअसल 2022 विधानसभा चुनाव में खुशी दुबे चुनावी मुद्दा बनकर सामने आई थी। विपक्षी पार्टियों ने बिकरू कांड के बहाने ब्राह्मण उत्पीड़न को मुद्दा भी बनाया था। बिकरू कांड के मुख्य अभियुक्त विकास दुबे और उसके गैंग के 5 लोग एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं, जिसमें खुशी दुबे का पति अमर दुबे भी शामिल रहा है, जिसका एनकाउंटर हमीरपुर में किया गया था। इसके बाद खुशी दुबे को सह अभियुक्त बनाकर जेल भेजा गया था। तभी से यह मामला सुर्खियों में है। इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में खुशी दुबे को ब्राह्मण उत्पीड़न का चेहरा बनाकर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जनता के सामने प्रस्तुत किया था। बसपा महासचिव सतीश मिश्रा को तो लगभग हर सभा में उसका नाम लेते रहने की जैसे कि आदत ही हो गई थी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेताओं ने खुशी की मां और बहन को टिकट की पेशकश भी की थी। कांग्रेस ने तो खुशी की बहन नेहा को कल्याणपुर विधानसभा सीट से टिकट भी दे दिया था। मामला राजनीतिक मुद्दा बना तो वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा, दीपक बाजपेयी, शिवाकांत, BS सोडी मदद को सामने आए। कोर्ट में खुशी की जमानत को लेकर मजबूती से पक्ष रखा। वर्ष 2020 की 2 और 3 जुलाई की रात चौबेपुर के क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में पुलिस बल विकास दुबे को अरेस्ट करने के उसके गांव बिकरू में दबिश दी थी। विकास और उसके गुर्गों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके क्षेत्राधिकारी समेत 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी। बाद में पुलिस ने उसके 4 साथियों को एनकाउंटर में मार गिराया था। घटना के समय खुशी दुबे सहित 4 महिलाओं पर हत्यारों को उकसाने का आरोप लगा था। सीतापुर में डेंगू का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे में एक महिला की डेंगू से इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। डेंगू से पीड़ित महिला का उपचार लखनऊ में चल रहा था। डेंगू लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है और उसे रोकथाम के उपाय महज कागजों तक ही सिमट कर रह गया है। जिला अस्पताल के डेंगू वार्ड में मौजूदा समय में तकरीबन 20 मरीज भर्ती है, जिनका उपचार चल रहा है। जिला अस्पताल में मरीजों का यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और रोजाना OPD में मरीजों का तांता लगता है। जिला अस्पताल की OPD में रोजाना तकरीबन 2000 मरीज बुखार जुकाम से पीड़ित होकर इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। जनपद में पिछले तकरीबन 1 सप्ताह से डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। जिला प्रशासन जागरूकता अभियान के साथ ही फॉगिंग कराने का भी दावा कर रहा है, लेकिन यह सब डेंगू के बढ़ते मामलों के सामने फेल होता साबित दिखाई दे रहा है। CMS डॉक्टर RK अग्रवाल का कहना है कि OPD में आ रहे मरीजों में से रोजाना 60% मरीज वायरल फीवर से संक्रमित होते हैं और यही एक बड़ी वजह है कि बदलते मौसम में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कागजों पर हो रही फॉगिंग की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जिले की सभी नगर पालिका प्रशासन का दावा है कि डेंगू से रोकथाम के लिए मोहल्ले में लगातार लाखों खर्च करके फॉगिंग कराई जा रही है, लेकिन मोहल्ले वासियों का कहना है कि यह फॉगिंग तो दूर, कोई नालियों में भरे पानी को निकालने का इंतजाम नहीं हुआ है। मुख्यालय नगर पालिका में 30 वार्ड है। यहाँ तकरीबन 1 लाख रुपयों से अधिक खर्च करके फॉगिंग कराई जा चुकी है, लेकिन जमीनी हकीकत में मोहल्ले में कूड़े के ढेर सारी हकीकत बयां करते हैं।
हरबंस मोहाल के होटल में सैन्य कर्मी का शव मिलने के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह साफ नहीं हो सकी है। इसके चलते जांच के लिए बिसरा विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ भेजा जाएगा। परिजनों के निवेदन पर सैन्य कर्मी के पार्थिव शरीर को मिजोरम भेज दिया है। हरबंस मोहल्ला स्थित माई 44 होटल में मृत मिले सैन्य कर्मी टी लाल हरियत पुइया के शव का पोस्टमार्टम शुक्रवार को किया गया। फोन पर उनके भाई माविया ने बताया कि सेना के अधिकारियों से बातचीत हुई है। उसका शव मिजोरम स्थित पैतृक गांव लोंगले भेजने की अपील की है। पोस्टमार्टम में बिसरा सुरक्षित किया गया है। आपको बता दें कि टी लाल हरियत पुइया कैंट में असम रेजिमेंट में नायब सूबेदार के पद पर तैनात थे। 7 नवंबर की शाम को उन्होंने भाई 44 होटल में कमरा लिया था और 9 नवंबर को उनका शव होटल के कमरे में मिला था। जांच में पता चला था कि उन्होंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पेट खाली मिला है। हरबंस मोहाल थाना प्रभारी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि सैन्य कर्मी का शव सैन्य अधिकारी को सौंप दिया है। हरबंस मोहाल थाना प्रभारी ने आगे और भी बताया कि सैन्य कर्मी की मौत की वजह जानने के लिए पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। होटल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। इसके साथ ही होटल और कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई है। कॉल डिटेल की भी जांच की जा रही है। जल्द ही सैन्य कर्मी की मौत का खुलासा होगा। रामा यूनिवर्सिटी के दूसरे दीक्षांत समारोह का शुभारंभ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दीप प्रज्वलित करके किया। इसके साथ ही उन्होंने कॉलेज के मेधावियों को डिग्री और मेडल देकर सम्मानित भी किया। वहीं रात में गुरु रंधवा के म्यूजिक शो को देखने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। कॉलेज में एंट्री को लेकर पुलिस और युवाओं में जमकर नोकझोंक और झड़प हुई। इसके साथ ही बंधना रोड पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के हालात नियंत्रण किए। रामा यूनिवर्सिटी में रात 8 बजे गुरु रंधावा ने पंजाबी गीतों पर जबरदस्त प्रस्तुति दी। हाय नी हाय नखरा तेरी नी गाना गाया तो युवाओं ने सुर में सुर मिलाकर समा बांध दिया। इसके बाद एक के बाद एक छात्रों की डिमांड पर गीत गाकर लोगों का मन मोह लिया। वहीं दूसरी तरफ एंट्री पाने के लिए हजारों छात्रों को पास होने के बावजूद भी भीड़ के चलते यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्री नहीं मिल सकी। इस दौरान युवाओं ने जमकर हंगामा किया। इसके साथ ही भीड़ के चलते जीटी रोड पर मंधना तक कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद भीड़ को नियंत्रित करने के साथ ही जाम को खुलवाया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शुक्रवार को रामा विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची। उन्होंने कहा कि मां की तरह डॉक्टर, उद्योगपति, प्रशासन, इंजीनियरों को भी ज्ञान, भक्ति, कर्मयोग का समन्वय करना होगा, तभी देश का समुचित विकास होगा। मेरी दृष्टि से गोल्ड मेडल और रजत पदक एक ही है। कोई 1 नंबर से पीछे रह गया तो कोई 2 नंबर ज्यादा पा गया, इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। जब हमारे देश की बेटियों का नाम होता है तो पूरे देश की बेटियां का सम्मान भी होता है। माता का सम्मान सबसे बड़ा सम्मान है। माँ के मन में बच्चों के लिए होता है कि मैं भले ही गरीबी में पड़ी हूं लेकिन मेरी बेटी या बेटा बड़ा आदमी बन जाए। माता पिता को मत भूलिए, उन्होंने संघर्षों से आपको आगे बढ़ाया है। बेटा बेटी भले ही पढ़कर विदेश चले जाए लेकिन माता पिता देश में रहकर खुश रहते हैं। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय को बेस्ट प्रैक्टिस करना होगा। नैक में यह नियम है, गांव गोद लेना चाहिए, आंगनवाड़ी में जाए, वहां सुविधाएं दे। कई विश्वविद्यालय यह कार्य नहीं कर रही हैं। प्रधानमंत्री स्वच्छता के लिए इतना कार्य कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं गांव जाए, ग्राम प्रधानों को जागरूक करें। नल से जल कार्यक्रम चल रहा है, पानी को लेकर लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। यूनिवर्सिटी को जल संचयन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सोलर पावर का इस्तेमाल करना होगा। नेक की ग्रेडिंग में इसको जोड़ा जाता है। छात्र छात्राएं ऐसा कार्य करें जिससे देश विश्व गुरु बन सके। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी की और हमेशा ईमानदार रहना होगा। मैं अपनी पार्टी, जनता, क्षेत्र, प्रदेश के प्रति पूरी तरह ईमानदार हूं।
छात्र छात्राएं अपने प्रोफेशनल के प्रति ईमानदार बने। यह ईमानदारी माता पिता, संस्थान और समाज के प्रति होनी चाहिए। हमें समाज के लिए कुछ न कुछ करना होगा। उनके कार्यों से शहर का नाम रोशन हो सकेगा। उन्होंने छात्रों को बधाई और शुभकामनाएं दी। कहा कि आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कॉन्वोकेशन में 3222 छात्रों को उपाधि प्रदान की गई। इसमें बीटेक, एमटेक, बीबीए, एमबीए, एमबीबीएस, एलएलबी, एलएलएम, पीएचडी समेत अन्य स्नातक, परास्नातक छात्र और शोधार्थी शामिल है। समारोह में 133 मेधावियों को स्वर्ण और 102 को रजत पदक मिला। इस मौके पर रामा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर सुरेश कुशवाहा, कुलपति डॉक्टर जनार्दन अमरनाथ, निर्देशक डॉक्टर प्रवण सीमा रामा कुशवाहा और डॉक्टर अनु कुशवाहा आदि सहित बहुत जन उपस्थित रहे। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार। Gıç 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 gıç.